27 के चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है आपकी, क्या तैयारी है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभारी हूँ। रहा 2027 की रणनीति की बात, तो हर पार्टियां जिस तरह से यहाँ पे धर्म और जाति की राजनीति कर रही हैं, समाज विकास क्रांति पार्टी उन मुद्दों पे बात नहीं करती है जिन पे वो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देखा हूँ उत्तर प्रदेश में ज़्यादा करके जाति पे लोग, धर्म पे लोग ज़्यादा राजनीति कर रहे हैं और विकास के बारे में नाम तो लेते हैं कि मैं देश का विकास करना चाहता हूँ, प्रदेश का विकास करना चाहता हूँ, लेकिन वो होती नहीं है। तो समाज विकास क्रांति पार्टी 2027 की जो तैयारी कर रही है, तो वो चाहती है कि अगर मैं सरकार में आऊँगा, अगर मैं चाहे किसी के साथ सरकार में अगर शामिल होता हूँ, तो मैं प्रदेश का विकास और देश का विकास करना चाहता हूँ। आप महाराष्ट्र की राजनीति से बिलोंग करते हैं, जिस तरह से वहाँ पे चल रहा है महाराष्ट्र में राज ठाकरे का एक बयान कि मराठी बोलना अनिवार्य है, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, मेरा तो कहना है, मैं तो उत्तर भारतीयों को, वहाँ ज़्यादा करके उत्तर भारतीय हैं, जो मुंबई एक पूरे आर्थिक राजधानी है पूरे देश के हिसाब माना जाए तो महाराष्ट्र के लिए तो ठीक है, जहाँ पे सिर्फ मुंबई का कलेक्शन जो बीएमसी एक है, वहाँ पे 36 विधानसभा जो 6 लोकसभा को मिला के उसको मुंबई प्रदेश कहते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश तो है ही है, लेकिन हम लोग उसको मुंबई प्रदेश करते हैं, मुंबई प्रदेश कहते हैं। वहाँ का रेवेन्यू पूरे देश का 25% है, वहाँ पे 25% रेवेन्यू है सिर्फ मुंबई का, बाकी जिलों का छोड़ दीजिए। तो पूरे देश का 25% मुंबई में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में रेवेन्यू कलेक्ट होता है और वहाँ पे 40% के लगभग उत्तर भारतीय हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग 40 से 45% है वहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोग मिलाते हैं। तो यहाँ की जो राजनीति, वहाँ की जो राजनीति है, ये ज़्यादा करके प्रांत को लेके होती है। तो मैं तो उत्तर भारतीय को कहता हूँ कि हर उत्तर भारतीय भोजपुरी में बात करे, मराठी उनके कहने से अनिवार्य नहीं हो जाता है। मराठी वहाँ की लोकल भाषा है, जिसको आती है वो बोलेगा। अब जो बेचारा उत्तर प्रदेश से गया है, पानी पूरी बेचता है, ठीक है, अब रोजी रोटी कमाता है, उसको अगर हिंदी नहीं आती है, सिर्फ भोजपुरी में बात करता है, तो भोजपुरी बात करेगा, मराठी तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम तो उत्तर भारतीयों के साथ है, जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े हैं और मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ कि वो भोजपुरी आता है तो भोजपुरी में बात करें, ऐसा जरूरी नहीं कि मराठी में। हाँ, हमारे पूरे देश की जो भाषा है वो हिंदी भाषा है, हिंदी में बात करें, एक दूसरे को लोग समझने के लिए भाषा होती है, ये अनिवार्य करने के लिए नहीं होती है। जो अनिवार्य करने की चीज़ होती है वो वहाँ की मातृभाषा होती है, जहाँ की भी है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, वो चीज़ें हैं। तो मैं तो कहूँगा वहाँ पे कि जो भोजपुरी बोलने वाले भोजपुरी में बात करें आपस में, उसको अनिवार्य करें कि हम एक दूसरे के साथ भोजपुरी में बात करें। हम तो जो उत्तर भारतीय वहाँ पे मिलते हैं, हम उनसे भोजपुरी में बात करते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं, अपनी भाषा का आदान प्रदान करते हैं। तो ये वहाँ का गलत है। जो नेता लोग हैं वहाँ की नेतागिरी करते हैं। सबसे ज़्यादा मनसे की पार्टी के राज ठाकरे हैं, जो मनसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में ही रह जाते हैं, बाकी और कहीं उनको जाने का ये समझ लीजिए कि हिम्मत ही नहीं पड़ती, वो जा ही नहीं सकते, कहीं पे भी करते हैं, क्योंकि यही सब बोलते रहते हैं। और मैं उत्तर भारतीयों के साथ है, अगर ऐसी कोई बात आएगी राज ठाकरे की तरफ से महाराष्ट्र में, तो चाहे मेरा उनका खतरा निकल जाए, लेकिन मैं उत्तर भारतीयों और बिहारियों के साथ। एक सवाल अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ था, अवसरवादी को लेकर जो पंडित उसमें ऑप्शन दिया गया था, इसे कैसे देखते हैं आप? जिस तरह से जो प्रश्न पत्र बनाया गया, इस तरह से कैसे देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा ओबीसी को लेके चलना चाहती है। अपर कास्ट सोचती है कि हमारी मुट्ठी में है। अब चाहे यहाँ के सीएम जो आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनके कारण समझते हो, जो भी है। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़ोदरा की सीट से लड़ते थे पहले मोदी जी, पहली बार तो लड़े थे 2014 में, वहाँ से भी, अब बनारस से भी। तो बनारस वहाँ का छोड़ के बनारस से सांसद बने, वहाँ का चुना, इसलिए उत्तर भारतीयों को वर्गलाने की बात रही उनको कि यहाँ से लोग धर्म से जुड़े हुए हैं। तो वो चाहते हैं, उत्तर भारतीय बड़े सीधे साधे होते हैं। तो उत्तर भारतीय उत्तर प्रदेश में जो राजनीति खेल रहे हैं, जैसे यूजीसी को लेकर भी उन्होंने खेल खेला है कि भाई आपको, इसके पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ कि ये अपर कास्ट के खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपर कास्ट के खिलाफ रही है।
माननीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, जो गुजरात के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के लोग उत्तर भारतीयों को चाहते थे, लेकिन भैया शब्द देने का काम गुजरातियों का रहा। ये कभी भी गुजरात के लोग उत्तर प्रदेश वालों को कभी भी उनको अपना भाई नहीं बनाए। भाईचारा की बात उनके अंदर है ही नहीं है, लेकिन वहां उत्तर प्रदेश में आके बनारस की सीट को लेके भाईचारा की बात करते हैं। मेरा चैलेंज है कि गुजरात में जाके कोई भी उत्तर प्रदेश का आदमी वहां सांसद विधायक बन के बताए, लेकिन वो वहां से आते हैं लोग, यहाँ के इतने सीधे साधे उनको सांसद बना देते हैं, लेकिन यहाँ का कोई भी आदमी वहां जाके नहीं बन सकता। आज का इतिहास रहा, जो भी प्रधानमंत्री रहा नरेंद्र मोदी जी के पहले, वो उत्तर प्रदेश का रहा। वो कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, उसका कहीं न कहीं कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश रहा है, तो उसकी कॉपी करना जिसको बोलते हैं, नकल मारना, और वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के ठाकुर ब्राह्मण जो हैं उनके खिलाफ काम करती है, उनके खिलाफ साजिश करती है, उनके खिलाफ ही लड़ाई लड़ती है। चाहती है कि ओबीसी मेरे साथ में है, अपर कास्ट कहीं जाने वाले नहीं है, इसलिए ओबीसी को साथ क्या यूजीसी भी इसी का नतीजा रहा जिस तरह से आप कह रहे हैं? बिल्कुल, मतलब ही क्या रहा उसका। इन्होंने भले कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि अब यूजीसी का मतलब पहले भी बताया था मैंने कि यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी से संबंधित जो कॉलेज है, वहां पे अगर हमारे बच्चे ठाकुर ब्राह्मण के बच्चे चले जाए वहां पे अंदर, तो फिर उनको अगर वो किसी को कहते उसमें कोई केस लागू नहीं होता है। अगर वो किसी कोई उनके ऊपर कहता है तो कटाक्ष करता है तो, लेकिन अगर वो किसी को कहते तो उस पर केस लागू हो जाता है। कहाँ का न्याय है? तो ये तो अपमान है बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ, ये तो अपमान की बात है ना। जो छात्र है, हमारे छात्राएं हैं जो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो वो तो उनके साथ अपमान है। तो यूजीसी का एक मतलब नहीं, इससे देश का विकास थोड़ी होता है। तो ये तो यही करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि विकास कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ करते हैं धर्म और जाति की राजनीति लड़ा के अभी राज कर रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 2027 में अपोजिशन वाले दिखा देंगे कि इनको कि सत्ता कैसे चलाई जाती है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स है, जो ये मशीन का प्रॉब्लम जो ये सब लोग उठाते हैं, ईवीएम की जो बात करते हैं, उसके बलबूते पे ही एक सरकार बना पाते हैं। मैंने भी कई जगह सर्च किया है, बहुत सारे इंजीनियर से बात किया है, उनका कहना है कि ऐसी सेटिंग उसमें हो गई है कि 3 में से कोई भी 3 बटन दबाएगा, चाहे जिसका दबाए, तो तीसरा नंबर इनका कमल के फूल पे जाता है। ऐसी सेटिंग भी है। उसको अगर चैलेंज स्वीकार करते हैं तो बैलेट पेपर पे सिर्फ एक बार चुनाव करके दिखाएं, तो दूध को दूध, पानी का पानी। पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर के अभी अटकलें लग रही है, क्या लगता है कि सामने 27 है और सरकार को लगता है कि पंचायत चुनाव से उसका 27 का परिणाम नजर आ जाएगा, इसलिए अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा? जी बिल्कुल, अभी चुनाव कैसे होता है, अगर बैलेट पेपर पे होता है तो फिर तो बात दूसरी हो जाएगी, लेकिन अगर ईवीएम से होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया ना, सारे इनके जो तंत्र है देश और प्रदेश में, जो मशीनरी है इनकी है, सारे अधिकारी इनके हैं। कहीं न कहीं डर लगा रहता है, जो आदमी सीएम को अंदर डाल सकता है, तो हाँ IAS IPS की औकात नहीं है इनके राज्य में। अच्छा नेताजी, जौनपुर में आप आते हैं, अपने लोगों के बीच रहते हैं, जौनपुर के जो सांसद हैं बाबू सिंह कुशवाहा, उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जनता आपसे क्या कहती है? वो भगोड़े हैं, पहले से भी रहे, बसपा में रहे, वो कभी भी और वर्करों के साथ नहीं रहे, जनता के साथ नहीं रहे, प्रदेश और जिले के साथ नहीं रहे। अब यहाँ पे उनका पता ही नहीं चलता, उनको तो पता नहीं कैसे सांसद, पता है ना कैसे सांसद लोगों ने चुन लिया, ये समझ में नहीं आता। अब किस तरह से, अब सपा का अगर गठबंधन नहीं होता तो नहीं जीत पाते थे वो, उनकी भी कोई पार्टी है, लेकिन सपा के टिकट से वो लड़े। चलो यहाँ के यादव और मुसलमान और बाकी लोगों ने उनका समर्थन किया, इस उम्मीद से कि भाई नए हैं, कुछ न कुछ करेंगे, पहली बार आएंगे तो करेंगे। यहाँ जौनपुर वाले ये सोचते हैं कोई नया आदमी रहेगा तो कुछ न कुछ करके दिखाएगा, इस उम्मीद पे बेचारे किसी न किसी को चुनते रहते हैं। और बाबू सिंह कुशवाहा सबसे निकम्मे लीडर्स निकले, सबसे निकम्मे सांसद निकले। इसके पहले के सांसद लोगों ने कुछ न कुछ तो किया, लेकिन ये ऐसे आए हैं, ये जैसे ईद के चांद की तरफ आते हैं और चले जाते हैं, इनका पता भी नहीं चलता। तो ये क्या जाने कि क्या पे जाके पाँव न फटी बेवाई, सो का जाने पीर कराई। भ्रष्टाचार करके बसपा में मंत्री रहे, मजा लूटे, और बसपा के साथ आके मजा लूटने का काम कर रहे हैं। सांसद का क्या काम होता है उसकी परिभाषा भी इनको नहीं पता है कि सांसद का काम क्या होता है।
वही परिभाषा है।